400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और आज के इस वीडियो में हम जो आपके कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 10 है, आपके प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को, उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कक्षा 10 विज्ञान के अन्य चैप्टर भी देखने हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 10 है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और नोट्स के साथ पढ़ने वाले हैं। और ये नोट्स पढ़कर आप 95% बना सकते हैं, तो इन नोट्स को आप परचेज भी कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे 2 चैनल है यूट्यूब पर, एक है ऑनलाइन साइंस स्कूल और दूसरा है आपके मन की स्कूल। तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की जो स्थितियां, यानी अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बनने की स्थितियां हैं, वो आपके कौन कौन सी स्थितियां हैं। तो इसमें स्थिति नंबर 1 है आपके जो कंडीशन 1 है कि वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति है वो कहां पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या होगी, उस प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले कि वस्तु की स्थिति जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति है वो फोकस F पर बनेगी और प्रतिबिंब का जो आकार है वो अत्यधिक छोटा होगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये 3 बातें आपको इसमें अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, जब वस्तु की स्थिति C से परे हो। सेकंड जो कंडीशन है वो है कि जब वस्तु की स्थिति C से परे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति है वो F और C के बीच बनेगी और प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा होगा, छोटा होगा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा। उसके बाद में कंडीशन 3 है आपके कि वस्तु C पर, जब वस्तु है वो किस पर हो, C पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ बनेगी, C पर बनेगी और प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा होगा, समान होगा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो वास्तविक और उल्टा बनेगी। उसके बाद में कंडीशन नंबर 4 है आपके कि जब वस्तु C तथा F के बीच हो, जब वस्तु C तथा F के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, आपके C से परे, और प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये 3 बातें आपको इसमें अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, अनंत पर, और प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि जब वस्तु P तथा F के बीच हो, जब वस्तु P तथा F के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, आपके दर्पण के पीछे, और प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा होगा, बड़ा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो कैसी होगी, आभासी एवं सीधा। तो इसमें आपको ये अच्छे से याद करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट दर्पण है हमारा कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, जो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बनने की क्या क्या स्थितियां हैं, क्या क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 यानी स्थिति नंबर 1 है कि जब वस्तु अनंत पर हो,
जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब का साइज या आकार कैसा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो इन तीन बातों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले है आपकी कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कैसी होगी। फोकस एफ पर दर्पण के पीछे, फोकस एफ पर दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का जो साइज है, प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, आभासी तथा सीधा होगा। ये तीन बातें आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में कंडीशन नंबर 2 है आपकी, स्थिति नंबर 2 है कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी हो, कि जब वस्तु अनंत पर तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो P तथा F के बीच और दर्पण के पीछे बनेगी। और प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा होगा, छोटा होगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, प्रतिबिंब की जो नेचर है वो आभासी एवं सीधा। तो ये बातें आपको जरूर अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद में है दर्पणों के उपयोग। तो दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है आपके उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 101% प्रश्न पूछा जाता है। तो अवतल दर्पण का जो फर्स्ट उपयोग है वो क्या है कि अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। कि जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा जो वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं उसमें प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। और दूसरा उपयोग क्या है कि दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। कि जो दांत हैं, जो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। और तीसरा उपयोग क्या है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। कि जो सौर भट्टियां होती है उसमें सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके उत्तल दर्पणों के उपयोग। यानी उत्तल दर्पण है उसका उपयोग कहां कहां पर होता है। तो उत्तल दर्पण का जो फर्स्ट उपयोग है वो है कि उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चदर्शी दर्पणों के रूप में किया जाता है। कि जो उत्तल दर्पण है उनका उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चदर्शी दर्पणों के रूप में किया जाता है। और दूसरा उपयोग है कि ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे से आने वाले वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। यानी ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं और इनमें ड्राइवर अपने पीछे से आने वाले जितने भी वाहन हैं उनको आसानी से देख सकता है जिसे वे सुरक्षित रूप से अपने वाहनों को चला सके। उसके बाद में तीसरा उपयोग है कि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं यद्यपि यह छोटा होता है। कि जो उत्तल दर्पण होता है वो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है यद्यपि यह छोटा भी होता है। उसके बाद में 4 नंबर उपयोग है कि उत्तल दर्पणों का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। कि जो उत्तल दर्पण होते हैं उनका दृष्टि क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। जो उत्तल दर्पण होते हैं वो बाहर की ओर वक्रित होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है जो आपके न्यूमेरिकल, यानी आप जो न्यूमेरिकल करते हैं, सॉल्व करते हैं तो उसमें ये आपके बहुत ही काम आने वाला टॉपिक है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय जो दर्पण है उनके द्वारा परावर्तन है उनके लिए कौन कौन सी चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए आप देखिए कि गोलीय दर्पणों से परावर्तन के लिए नई क्रांति चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। तो जो गोलीय दर्पण है उसे परावर्तन के लिए नई क्रांति चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। और इसमें दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। इसमें दर्पण के ध्रुव P को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, यानी उसको मूल बिंदु माना जाता है। और दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति
का अक्ष या अक्ष देश लिया जाता है और यह परिपाटी निम्न प्रकार है। इसमें देखिए परिपाटी का जो पहला रूल है वह है कि वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। जो वस्तु होती है, जो बिंब होता है, उसको दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। और दूसरा रूल है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी डिस्टेंस है, वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, यानी P से मापी जाती हैं। और तीसरा पॉइंट है कि मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं और मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। कि जो मूल बिंदु है उसके दाईं ओर जो दूरियां मापी जाएगी उसको हम धनात्मक, और मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई जो दूरियां हैं वो क्या मानी जाएगी, ऋणात्मक मानी जाएगी, यानी नेगेटिव मानी जाएगी। उसके बाद में 4 नंबर जो रूल है वो है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी होगी, धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली जो दूरियां हैं वो कैसी होगी, ऋणात्मक मानी जाएगी। उसके बाद में देखिए दर्पण सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या होती है, u, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, v, तथा फोकस दूरी f से प्रदर्शित किया जाता है। और इन तीनों राशियों में एक संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का सूत्र कहते हैं। और ये सूत्र आपको याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है आपके उनमें आपको सॉल्व करने में काफी मदद करेगा आपकी। उसके बाद में है आपके आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन का क्या सूत्र होता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और काफी बार बोर्ड एग्जाम में आवर्धन की परिभाषा आपके आ चुकी है। तो देखिए गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन से यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितने गुना आवर्धित है। यानी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन से यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा यानी वस्तु की अपेक्षा कितने गुना आवर्धित है, और इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए जो आवर्धन होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है, उसको प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको हम h डैश कह सकते हैं, और जो बिंब की ऊंचाई होती है जिसको हम h कह सकते हैं, और उसी के अनुपात में इसको हम व्यक्त करते हैं। यदि बिंब वस्तु की ऊंचाई, बिंब किसे कहते हैं, वस्तु को कहते हैं, यदि वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तब गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई h, और आवर्धन m बराबर, अगर आपके पास क्वेश्चन में h डैश और h की वैल्यू नहीं है तो आप ये सूत्र भी अप्लाई कर सकते हैं, m बराबर यानी मैग्निफिकेशन आवर्धन बराबर माइनस का v अपॉन u। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं और ये आपके नोट पॉइंट है और इनको अच्छे से आपको क्लियर याद करना है कि आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ क्या है। कि जो आवर्धन आएगा, हमने क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया और क्वेश्चन में हमने जो आवर्धन ज्ञात किया है, और आवर्धन के मान में अगर हमारा जो आंसर है वो ऋणात्मक आ रहा है यानी नेगेटिव आ रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ओके, ये बात जरूर आपको ध्यान रखनी है। अगर आवर्धन के मान में अगर हमारा आंसर है वो धनात्मक आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ये बात भी आपको जरूर ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रामबाण है, और इस रामबाण को अच्छे से आपको माइंड में बिठाना है क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस बनने के 101% चांस हैं। और ये राजस्थान बोर्ड में काफी बार आपके रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन कि आवर्धन प्लस 1.5 का क्या अर्थ है, यानी जो आवर्धन है, जो मैग्निफिकेशन है, प्लस 1.5 का क्या अभिप्राय है। तो प्लस चिन्ह यह दर्शाता है, प्लस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा जो वस्तु के आकार का 1.5 गुना बनेगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं।